नमस्ते साथियों, आज का अपना टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हमने अपनी लास्ट क्लास में कार्बन क्या है, कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में डिटेल से बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और इसके जस्ट अगले वाली क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो नाम से क्लियर है कि समझ में आता है कि हाइड्रोकार्बन नाम की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन, नाम बिल्कुल क्लियर है कि हाइड्रोकार्बन की बात करें तो दो तत्व इसके अंदर है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। सिंपल से लिख सकते हो कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन इनके वर्गीकरण पे आता है, जैसे आपने नाम सुना होगा एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो जो हाइड्रोकार्बन है उसको दो प्रकार से दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अगर हम समझें, देखो अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 2 साइंस मैथ की तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो MK बूस्टर लाए आपके लिए शानदार मौका, जिसमें आपको थर्ड ग्रेड टीचर साइंस मैथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें आपको तमाम क्वालिटी और फीचर मिलेंगे। यहाँ पर आप टेस्ट NCERT और RBSC बुक के आधार पर होंगे। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। यहाँ आपके टोटल 25 टेस्ट होंगे, इसमें से 20 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे और इन टेस्टों में आपके 30 क्वेश्चन साइंस और मैथ के आएंगे और ये 3 टेस्ट 1/3 सिलेबस के अनुसार होंगे और 2 टेस्ट फुल सिलेबस के अनुसार होंगे। यहाँ पर आपको एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा। आपकी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर टेस्ट तैयार किए गए हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए MK बूस्टर ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको नाम मात्र फीस में यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। कार्बन में एक मुख्य गुण होता है संकलन। एक कार्बन के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा। तो कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। इस गुण इसे हम क्या बोलते हैं, संकलन। अब इसमें क्या होता है कि जब कार्बन के यौगिक दो प्रकार से डिवाइड होंगे, एक तो जैसे इसी कार्बन की हम बात करें, ये इसका पहला सिरा और ये इसका अंतिम। जब पहला कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में एक सीधी श्रृंखला के रूप में होते हैं तो वहाँ तो हम शब्द देख लेते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, विवर्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा हम पढ़ेंगे कि जैसे इसी को मैंने इस प्रकार से यहाँ पे बना दिया कि जब कार्बन का पहला कार्बन ये और ये अंतिम, जब पहला और अंतिम कार्बन जब आपस में जुड़ा होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं चक्रीय, चक्र बन गया। या सवर्त हाइड्रोकार्बन। तो विशेष याद करना कि हाइड्रोकार्बन को हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले को हम बोलते हैं अचक्रीय या विवर्त हाइड्रोकार्बन, दोनों नाम याद करने। इसका मतलब वह हाइड्रोकार्बन जिसका पहला और अंतिम कार्बन क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता, एक सीधी श्रृंखला के रूप में होता है। दूसरा इसके अंदर आएगा आपका चक्रीय, साइक्लिक या सवर्त, चक्रीय या सवर्त हाइड्रोकार्बन। समझने की कोशिश करें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने बात की कि हाइड्रोकार्बन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, अचक्रीय या विवर्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा चक्रीय या सवर्त हाइड्रोकार्बन। नाम से क्लियर है कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हुए लिख सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ के वर्गीकरण की हम आगे बात करें तो यहाँ से जो समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। अब देखो ये हो गया, तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं कि चक्रीय विवर्त हाइड्रोकार्बन नाम से क्लियर है कि जिसका पहला और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ नहीं होगा, और चक्रीय और सवर्त हाइड्रोकार्बन में पहला व अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ होता है। अब देखो बंध की स्थिति के आधार पर, कार्बन में बंध की स्थिति के आधार पर चक्रीय विवर्त हाइड्रोकार्बन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को तो हम कहते हैं संतृप्त
हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसंतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अचक्रीय विविध हाइड्रोकार्बन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हम पढ़ते हैं एल्केन। किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन। एल्केन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन में क्या होता है? एकल बंध होता है, आप जानते हो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे दो प्रकार के होंगे, एक एल्कीन, दूसरा एल्काइन। नाम क्लियर होना चाहिए, एल्कीन और एल्काइन। अब विशेष बात यहाँ पे बता रहा हूँ, अचक्रीय विविध हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये सब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर आएंगे। किसके अंदर? विशेष रूप से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के मध्य आएंगे। किसके मध्य आएंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के मध्य आएंगे। इनके बारे में हम डिटेल से भी बात करेंगे। इसके बाद हम आते हैं चक्रीय या सवर्त हाइड्रोकार्बन। तो चक्रीय या सवर्त हाइड्रोकार्बन को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि चक्र तो बनेगा, एक तो होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक भी दो प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें समान परमाणु या अलग अलग परमाणु। तो अपने को तैयार करना है कि चक्रीय सवर्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होंगे, एक तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो आपने पढ़ा होगा ऊंची बड़ी क्लासों के अंदर हक्कल का नियम। ऐसे कंपाउंड जो हक्कल के नियम का पालन करते हैं वो क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो यहाँ बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, डिटेल में इसके बारे में अलग से बात करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सुन लेना, ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसके गुण इन्हीं के समान होते हैं और इनमें पूरे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वाले गुण पाए जाते हैं। है एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक का मतलब चक्कर हो गया, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम समझे एलिसाइक्लिक का, जैसे मैंने ये लिख दिया CH2 क्या हुआ? 3 कार्बन की बले, कितने कार्बन की बले? 3 कार्बन की। 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन। तो इसका नाम मैंने क्या लिख दिया? साइक्लोप्रोपेन। क्या लिख दिया? साइक्लोप्रोपेन। और भी एक एग्जांपल है, जैसे 4 कार्बन के लिए CH2 4 कार्बन है, तो इसका हमने नाम दे दिया साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम दिया? साइक्लोब्यूटेन। अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अपनी किताब के अकॉर्डिंग तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और इसकी संरचना जो हम इस प्रकार से बनाते हैं कि देखो यहाँ समझ, स्ट्रक्चर में डिटेल से बना रहा हूँ, जिससे इसका जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो भी अपना कंप्लीटली हल हो जाए। इसमें क्या होता है कि बेंजीन में 6 कार्बन होंगे और 6 क्या होते हैं? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। अब इसमें डबल बॉन्ड क्या होते हैं? एकांत क्रम में होते हैं। क्या होते हैं? एकांत क्रम में। थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा तो इसके साइज़ को हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो समझ में आ जाए इजली कि 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए, और प्रत्येक कार्बन पे एक क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और बेंजीन में जो कार्बन होते हैं उसमें डबल बॉन्ड एकांत क्रम में होते हैं, जैसे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बेंजीन के अंदर सिग्मा और पाई बंध कितने होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इतना सा एक बार याद कर लो कि जहाँ कार्बन कार्बन में एकल बंध होता है वहाँ क्या बनता है? सिग्मा। और जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, इसका मतलब एक तो सिंगल सिग्मा बंध बनता है, उसके साथ में क्या बनता है? पाई बनता है। अगर कार्बन कार्बन में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एक सिग्मा हो जाएगा और 2 क्या हो जाएंगे? पाई। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि कार्बन कार्बन में केवल एकल बंध है तो क्या बनेगा? सिग्मा। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो सिग्मा के साथ एक पाई हो जाएगा, और कार्बन कार्बन में एक
ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे। अब देखो प्रश्न ये पूछा गया एग्जाम में कि बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बंद होते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो 6 तो हाइड्रोजन ही हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, और प्रत्येक कार्बन के साथ का 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन में सिग्मा बंद कितने हो गए, 6 6 12 हो गए। अब पाइबंद, जहाँ डबल बॉन्ड बनेगा वहाँ पाइबंद भी बनता है, तो पाइबंद कितना हुआ, 1 2 और 3। तो ये यहाँ मैं अलग से लिख रहा हूँ, बिल्कुल बेंजीन के लिए याद कर लेना कि 12 तो इसमें सिग्मा बंद बनते हैं और 3 क्या बनते हैं, पाई। ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे सरल एरोमेटिक यौगिक की बात करें तो याद करना वो क्या होगा, आपका बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, 12 सिग्मा और 3 पाई होता है। अब यहाँ पर भी क्या कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ये तो मैंने ऐसे बनाई है, लेकिन कुछ जगह आप जब बेंजीन को देखोगे तो आपको इस प्रकार से वहाँ पर बेंजीन बनी मिलेगी। या तो उसमें डबल बॉन्ड आपको ऐसा नज़र आएगा, या उसमें डबल बॉन्ड इस एकांतर क्रम में, या ये तीनों ही कंडीशन में, ये तीनों क्या है, आपके बेंजीन है। अब जैसा चाहे हम वैसा बना सकते हैं। तो क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ कोई कन्फ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए। अब आगे आते हैं तो याद रखना एलिसाइकिल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके गुण किसके समान होते हैं, एलिफेटिक। तो जो क्वेश्चन अच्छा ये बनता है, एक तो था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा अपने को पकड़ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि अचक्रिय विभक्त हाइड्रोकार्बन की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तो हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब एल्केन। और देखो एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में एकल बंध। हम डिटेल से पढ़ेंगे एल्केन, एल्केन और एल्काइन के बारे में। तो एल्केन का सबसे सरल सदस्य, सबसे सरलतम सदस्य क्या होता है, आपका मेथेन होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, CH4। CH और 4। और सीधी सी बात याद करनी है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, एकल बंध होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, एकल बंध होता है। अब बात करते हैं एल्कीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्कीन, इसका मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या द्विबंध होगा। और एल्कीन का सबसे सरलतम सदस्य एथीन होता है। एथीन फॉर्मूला C2H4, C2H4। अब हमने बात किसकी की, एल्काइन। तो कार्बन कार्बन में क्या होता है, इनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड। और इसका सबसे सरलतम सदस्य क्या कहलाता है, आपका एथाइन। क्या कहलाता है, एथाइन। फॉर्मूला C2H2। अब जितना मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। हाँ, ये बात है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होता है। तो एरोमेटिक यौगिक को जब जलाते हैं तो वो अधिक धुएं के साथ जलता है, और एलिफेटिक है वो कम धुएं के साथ जलता है। जलेगा तो दोनों ही, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड को जलाओगे तो वहाँ पर काला धुआं वो ज़्यादा होता है, और एलिफेटिक कंपाउंड में क्या होता है, कम होता है। तो एलिफेटिक जो हमने लिखा है इसका यहाँ से बिल्कुल बात क्लियर होना चाहिए कि कम धुएं के साथ जलते हैं, कम धुएं के साथ जलते हैं। और एरोमेटिक होता है, उसके लिए मैं इस शब्द यहाँ पर लिख दूँ कि अधिक धुएं के साथ जलता है। ठीक है। और जो एरोमेटिक शब्द वो एरोमा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है सुगंध। इन कंपाउंड की एक विशेष ही सुगंध होती है। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया उसका एक फटाफट हम रिवीजन लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमने क्या लिखा था, हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन की बात की, अभी और कंपाउंड की बात नहीं की है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने किसी की बात नहीं की है। हाइड्रोकार्बन तो ऐसे कंपाउंड जो किससे बने हो, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था आपका अचक्रिय या विवर्त हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है, अचक्रिय या विवर्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है चक्रीय या सवर्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर चक्रीय और अचक्रिय में तो नाम से क्लियर है, विवर्त और सवर्त। देखो वर्त का मतलब पहले से अंतिम सिरा जुड़ा हो तो सवर्त, और जुड़ा हुआ ना हो तो विवर्त। इसके बाद अचक्रिय हाइड्रोकार्बन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के
अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ते हैं। और एल्केन का सबसे सरलतम सबसे पहला सदस्य क्या होता है, मेथेन होता है, जिसमें कार्बन कार्बन में क्या होगा, एकल बंध। अब बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम क्या पढ़ेंगे, एल्कीन, और दूसरा आएगा आपका एल्काइन। तो क्वेश्चन अच्छा आ जाता है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है या नहीं है। तो विशेष याद करना, एल्कीन और एल्काइन जितने भी होंगे वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। असंतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, और इसका सबसे सरलतम सदस्य क्या होता है, एथिन C2H4। एल्काइन के का मतलब होगा कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, और शब्द क्या लिखा है, सरलतम सदस्य एथाइन, फॉर्मूला C2H4। और यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो चक्रीय जो विविध हाइड्रोकार्बन है वो कौन से होते हैं, एलिफेटिक होते हैं, और इसमें भी एलिफेटिक वाले गुण पाए जाते हैं। इसको भी हम एलिफेटिक बोल सकते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कम धुएं के साथ जलते हैं। अब आते हैं चक्रीय या सहवर्त हाइड्रोकार्बन। इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। पहला एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक का नाम से क्लियर, जिसका पहला और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ होगा, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन जुड़ी हुई बले। अब आते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे कंपाउंड जो हैक्कल के नियम का पालन करते हैं हम उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम क्या मानते हैं, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद होते हैं, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसे डायग्राम की सहायता से मैंने आपको समझा दिया है कि बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई होते हैं। और बेंजीन को आप चाहे तो ऐसे बनाओ, या नॉर्मली हम इसको इसके द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो अधिक धुएं के साथ जलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम एल्केन और एल्काइन, इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो आगे हम बात करें, तो अब हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। देखो बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका एग्जांपल एल्केन, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। जो तीनों शब्द को हम यहाँ पे लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ लिखा मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, देखो तीनों को अगर आप गौर से लिखोगे, इनका संधि विच्छेद करोगे, हिंदी में पढ़ते हो तो इसका क्या हो जाएगा, एल्क प्लस एन, इसका एल्क प्लस इन, और यहाँ पर हो जाएगा एल्क प्लस आइन। क्लियर होना चाहिए। एल्क प्लस इन, एल्क प्लस एन, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस आइन। अब यहाँ से आपकी क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल एल्केन में जो एल्क है, जो ये एल्क शब्द है, तीनों में एल्क शब्द कॉमन है। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। एल्क शब्द का मतलब क्या होता है, तो यहाँ में एल्क का मतलब हो गया कार्बन की संख्या। क्या लिखा है, एल्क शब्द का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या। और ये आप सब जानते हो कि जब कार्बन एक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथ। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ। 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोप। 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन को हम बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन को कहेंगे एक्स। 7 कार्बन के लिए शब्द होगा हेप्ट। 8 कार्बन के लिए बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं नॉन। और 10 कार्बन के लिए प्रयोग करते हैं डेक। क्या लिखते हैं, डेक। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कौन से कार्बन की संख्या। जब एक कार्बन होगा तो सदैव उसके लिए मैथ शब्द का प्रयोग किया जाता है, और उसके अंदर क्या जोड़ता है वो हम आगे बात करेंगे। तो एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से ये बात आपकी क्लियर होती है कि ये जो तीनों शब्द लिखे हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्क शब्द का मतलब सीधी सी बात एक ही याद रखनी है, कार्बन की संख्या। अब नॉर्मली अपने इतने ही कार्बन नॉर्मली 6 ही काम में आते हैं, फिर भी हमने 10 लिखे हैं। तो कार्बन की संख्या
कितने कार्बन के लिए क्या कहते हैं वो आपको याद होना चाहिए। अब देखो कि एल्केन के लिए हमने लिखा एल्क प्लस एन, तो यहाँ पर समझना आना चाहिए कि एल्क तो तीनों में कॉमन है, एल्क शब्द का आ गया यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर एल्केन में जो एन आ रहा है, एन तभी आएगा जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, एल्केन, सॉरी एकल बंध। क्या होता है, एकल बंध। अगर किसी कार्बन का नामकरण करें और उसके नाम के अंत में अनुलग्न के रूप में एन शब्द है, तो कन्फर्म होगा कि वहाँ कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, एकल बंध होगा। यदि कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, द्विबंध हो, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, द्विबंध हो, तो वहाँ पर उसके लास्ट में अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ेगा, ईन जोड़ेगा। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बता दूँ कि डबल बॉन्ड का मतलब उसमें से कितने भी कार्बन, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, तो उसके नाम के अंत में हम क्या जोड़ देंगे, ईन। और इसी प्रकार से यदि कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, त्रिबंध हो, तो उसके नाम के अंत में क्या आता है, आयन। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये जो शब्द हमने लिखे हैं इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, त्रिबंध। कि अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो नाम के अंत में एन अर्थात एल्केन होगा। कार्बन कार्बन में द्विबंध है तो एल्कीन, कार्बन कार्बन में त्रिबंध है तो एल्काइन होगा। क्लियर है। इसके बाद देखो इनको बात हम समझे कि इन प्रत्येक के लिए एक फॉर्मूले बनाए गए हैं कि कार्बन की संख्या, जो यहाँ पर इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन की सदस्यता कितनी होती है, 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो देखो एक तो कार्बन कार्बन में एकल बंध बन गया, तो एक तो कार्बन कार्बन में बंध बन गया, तो शेष कितने बच गए, 3। तो इस 3 को मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है। द्विबंध की बात करें तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया, तो 2 वैलेंसी, तो यहाँ काम है कि शेष कितनी बच गई, 2 बच गई। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बंध बन गए तो 1 शेष रह गई। अब यहाँ से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जितनी वैलेंसी शेष रहती है, हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड पढ़ रहे हम, हाइड्रोकार्बन, तो इन वैलेंसी से क्या जोड़ेगा, कार्बन जोड़ेगा। तो अब जो कार्बन तो हमें पता चल जाएगा कि एक कार्बन तो मेथ 2 है, तो ए 3 है, तो प्रोप 4 है, तो ब्यूट। लेकिन कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसके लिए इनका एक फॉर्मूला दिया होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, CnH2n+2, CnH2n+2। एल्कीन इसका फॉर्मूला होगा CnH2n। और आगे हम बात करें एल्काइन, तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब देखो सबसे पहले आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एल्कीन का फॉर्मूला लिखें, एल्काइन का फॉर्मूला लिखें या एल्केन का सूत्र लिखें। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एल्केन CnH2n+2, पहले में +2 था, दूसरे में कुछ भी नहीं, तीसरे में -2 है, कि गौर से समझोगे तो एल्केन का सूत्र हमने क्या लिखा, CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। अब यहाँ पर ये समझना कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। देखो एन का मतलब है कार्बन की संख्या, ये जो एल की लिखा है इसको हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से, कार्बन की संख्या। अब जो कार्बन की संख्या तो हमें पता हो जाएगी, आसानी से यहाँ से देख लेंगे, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे उसके लिए फॉर्मूला काम में ले जाते हैं। वो तरीका क्या है, एन। अब हाइड्रोजन का तरीका कैसे है कि जितने कार्बन है उसका डबल में 2 जोड़ दो। तो जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 कार्बन जोड़ा लिखा, यहाँ 2 कार्बन लिखा, यहाँ 3 कार्बन लिखा, ठीक है। अब मुझे ये लोग, अब किसी के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ऑटोमेटिक वहाँ कितना है, 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब मुझे क्या पता चलेगा कि इसके साथ हाइड्रोजन कितने ऐड करने हैं। तो तरीका है कि जितने कार्बन हैं उसको डबल करके 2 जोड़ दो। इसका मतलब तो होगा कि एन का H2n तो डबल हो गया और डबल में 2। तो एल्केन का तरीका आपको सीधा से याद क्या रखना है कि जितने कार्बन है उसका डबल करके उसमें 2 जोड़ दोगे, उतनी संख्या किसकी आएगी, हाइड्रोजन की आएगी। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन का डबल कितना हुआ, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, तो इसका मतलब CH4। अब देखो कार्बन कितने, 2, हमें हाइड्रोजन की संख्या का पता लगाना, तो जितने कार्बन है उसके डबल में 2 जोड़ दो, तो 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। इसका मतलब 3 कार्बन का डबल कितना हुआ, 6, और 6 में कितना ऐड करना, 2, तो कितने हो गए,
8। तो इस प्रकार से कार्बन की संख्या के साथ हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए हम इन फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए। इसका तो था जितने कार्बन है उसके डबल में 2, जितने कार्बन है उसका केवल डबल, और जितने कार्बन है उसके डबल में से 2 घटाने हैं। तो इसके बारे में हम प्रत्येक के बारे में डिटेल से लिखेंगे, और प्लस इनकी 1-2 बातें उनके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से हमने कार्बन के साथ उसकी हाइड्रोजन की संख्या का पता लगाया। तो इसका मतलब ये एल्केन हो गया, क्योंकि जो इस फॉर्मूले का पालन करेगा वो क्या हो गया, एल्केन। अभी वो इसके नाम में कार्बन कितना है, एक कार्बन को आप क्या बोलते हो, मेथ। ठीक है, अब ये देखना होता है एल्केन है तो मेथ में आप एल्केन जोड़ दोगे तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेन। C2 कितने कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं, एथ, और एन जोड़ेगा तो नाम हो जाएगा इसका एथेन। इसके बाद हम बात करें कार्बन कितने, 3, तो 3 कार्बन में एन जोड़ोगे तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो क्वेश्चन सदैव सीधा सा तरीका है कि आपको नाम देकर सूत्र पूछ ले या सूत्र देकर नाम पूछ ले, 2 काम तो ये हो सकते हैं। या तीसरा, निम्न में से कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्किन है, उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहाँ पे बात करें एल्किन का मतलब क्या है, जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे। जरा दिमाग नहीं लगाना, जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे। तो अब देखो एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। तो एल्कीन बनने की पहली शर्त है कि इसमें कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन में एकल बंध है, तो एकल बंध हो तो इससे चारों हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। क्लियर है। तो जब एल्केन की बात करें तो कम से कम कितने कार्बन होंगे, 2। अब जैसे मैंने यहाँ 2 कार्बन लिखे, 2। अब मुझे हाइड्रोजन का पता लगाना है तो सीधा सा तरीका है CnH2n। जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन करने हैं, तो 2 का डबल हो गया 4। कार्बन 3 लिए, 3, तो 3 के डबल 6, C4। कार्बन कितने, 4, तो 4 का डबल 8। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कीन के अंदर क्या होगा, जितने कार्बन है उसका केवल आपको क्या करना है, डबल करना है हाइड्रोजन के लिए। अब नाम देना है, हमें पता है 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ, लेकिन हमें पता है ये एल्कीन का एग्जाम्पल है तो इन जोड़ेगा तो नाम क्या होगा, एथीन। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, इन जोड़ेगा तो प्रोपीन। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूट में जोड़ेगा तो ब्यूटीन। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आता है एल्काइन। तो एल्काइन को याद करने का तरीका क्या था कि जितने कार्बन है उसके डबल, उस हाइड्रोजन के लिए जितने कार्बन है उसके डबल में से 2 घटाने हैं। और वो कहते हैं कार्बन कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब सीधी सी बात है कि कार्बन कम से कम कितने चाहिए, 2। तो अभी वो C2, C3, C4 आप चाहो तो इसे आगे ले सकते हो। अब देखो कितने कार्बन है, 2। इससे हाइड्रोजन का तरीका कहता है जितने कार्बन है उसके डबल में से 2 घटा दो। तो 2 का डबल कितना होता है, 4। अब 4 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या आएगा, C2H2। कितने कार्बन है, 3। 3 का डबल 6, और 6 में से 2 घटाने हैं तो 6 में से 2 गए तो कितने बच गए, 4। तो C3H4 कितना है, 4 है, तो 4 का डबल 8। 8 में से 2 गए तो 6, तो क्या हो जाएगा, C4H6। तो C2H2, C3H4, C4H6, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, एल्काइन। क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जितने कार्बन है उसके डबल में से 2 हाइड्रोजन कम होंगे। अब देखो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और ये सब एल्काइन है तो नाम के लास्ट में क्या जुड़ेगा, आयन। क्या जुड़ेगा, आयन, तो नाम हो जाएगा एथाइन। 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, और आयन जोड़ दोगे तो प्रोपाइन। 4 में ब्यूट है तो ब्यूटाइन। तो इस प्रकार से इनका नाम दिया जाता। अभी कुछ चीज़ें मैं और बता दूं कि ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एल्केन का प्रथम सदस्य, यहाँ लिख देते, ये लिखा हुआ प्रथम सदस्य। तो एल्केन है उसका प्रथम सदस्य कौन हो गया, आपका मेथेन होता है पहला सदस्य। एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या होगा, एथीन। और एल्काइन का प्रथम सदस्य एथाइन। क्योंकि एल्किन और एल्काइन तभी बनेंगे जब कार्बन कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे। अब एक चीज़ और कि इनके लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है
जैसे एल्केन को हम पैराफिन भी बोलते हैं, पैराफिन। नॉर्मली बस हम क्या बोल देते हैं, एल्केन को हम क्या बोल सकते हैं, पैराफिन। एल्कीन को कहा जाता है ओलिफिन या ओलिफिन्स। एल्काइन, तो एल्काइन का पहला सदस्य है C2H2 जिसको हम बोलते हैं एथाइन। इस एथाइन को नॉर्मल भाषा में एसिटिलीन बोला जाता है, एसिटिलीन। इस कारण से इस एल्काइन के जितने भी ग्रुप है उसको हम नॉर्मली एसिटिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। तो ये जो मैंने बताया वो बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखो फटाफट हम इसको एक बार वापस से समझते हैं कि हमने हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहला हाइड्रोकार्बन मैंने क्या लिखा, एल्केन। एल्केन होगा तो सीधी बात है, कार्बन कार्बन में क्या होगा, एकल बंध, और नाम के अंत में सदैव क्या मिलेगा आपको, एन मिलेगा। एल्कीन, कार्बन कार्बन में सदैव क्या होगा, द्विबंध होगा, और नाम के अंत में आपको क्या मिलेगा, इन मिलेगा। अब हम बात करें एल्काइन, कार्बन कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, त्रिबंध होगा, और नाम के अंत में क्या मिलेगा, आयन मिलेगा। एल्केन को सामान्यतः पैराफिन बोल देते हैं, एल्कीन को सामान्यतः ओलिफिन कहते हैं, और एल्काइन को सामान्यतः क्या कह सकते हैं, एसिटिलीन कह सकते हैं। वैसे एसिटिलीन पर्टिकुलर किसका नाम होता है, C2H2, एथाइन को हम नॉर्मली एसिटिलीन ही कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो एल्क शब्द आ रहा है उसका मतलब होता है कार्बन की संख्या, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एन के द्वारा प्रदर्शित किया है। और ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन, और 10 को क्या कहा जाता है, डेक कहा जाता है। इनके फॉर्मूले अपने को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एल्केन है तो CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। इनके द्वारा हम हाइड्रोजन का पता लगाते हैं। तो सीधा तरीका था, एल्केन का पता लगाने का तरीका है कि जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे तो वो एल्केन होगा। जितने कार्बन है उसके केवल डबल होगा तो एल्काइन होगा, और जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम होंगे, एल्काइन होता है। और ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसका पहला सदस्य, प्रथम सदस्य क्या होता है, मेथेन, इसका प्रथम सदस्य एथीन होगा, और इसका प्रथम सदस्य एथाइन होता है। अब ये आप समझ गए होंगे। अभी मैं इसे कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, और एग्जाम में क्वेश्चन भी किस प्रकार से पुटअप किया जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो आगे हम बात करें कि जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे वो समझाता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन हमने इस प्रकार से पुटअप आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। नंबर 1 C2H6, B क्वेश्चन के लिखा है निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। देखो ये लिखा, 2 क्वेश्चन में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला तो क्या पूछा है, नहीं है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी हमने पढ़ा था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, या तो एल्कीन होगा या एल्काइन। जहाँ एल्कीन और एल्काइन होता है उसको क्या बोल रहा है, असंतृप्त। अगला कह रहा है कि निम्न में से असंतृप्त नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगला आपसे क्या पूछ रहा है, एल्केन पूछ रहा है। ठीक है। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने
कि CnH2n+2 होता है, जितने कार्बन हो उसके डबल में 2 जोड़ दे उतने हाइड्रोजन की संख्या होगी तो एल्केन होगा। अब देखो कितने कार्बन है, 2, 2 का डबल 4 ही है, डबल में 2 नहीं जोड़ सकते, ये भी नहीं होगा। 3 का डबल 6, 4 तो ये भी नहीं होगा। 4 का डबल 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, अर्थात ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, C4H10। अब देखो यहाँ पे 5 का डबल 10, एल्केन नहीं है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C4H10। इसका मतलब बाकी ये सब क्या हो गया आपके असंतृप्त, और C4H10 क्या हो जाएगा, संतृप्त, जिसको आप क्या बोलते हो, एल्केन। अब देखो निम्न में से एल्कीन है, जो एल्कीन होगी तो सीधी सी पहचान है कि उसके नाम के अंत में क्या आएगा, ईन आएगा। नाम के अंत में क्या आएगा, उसके ईन आएगा। अब ईन में क्या होता है, देखो मेथेन में एन है, एथेन में एन है, तो ये 2 नाम तो होंगे नहीं। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, एथीन ईन है और मेथीन में भी ईन है, एथीन में भी ईन है और मेथीन में भी ईन है। अब जो गलती कहाँ होती है, मैंने अभी आपको बताया था, एल्कीन का पहला सदस्य होने की शर्त ही है कि उसमें कार्बन कम से कम कितने होंगे, 2। एक कार्बन तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 2 कार्बन में आपको पता है एथीन ही बनता है, मेथेन एक कार्बन के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, एथेन, सॉरी क्या होगा, एथीन। अब मेथेन क्या होता है, मेथेन को ही बहुत सी जगह में इंग्लिश में जब उच्चारण करते हैं तो मेथेन बोल देते हैं। ध्यान में ये दोनों एक ही, कोई अलग नहीं है, लिखने का एक तरीका है। तो बिल्कुल बात क्लियर हो, निम्न में से एल्कीन है तो राइट आंसर क्या होगा, एथीन। देखो इसके 1-2 एग्जाम्पल और समझे। जैसे क्वेश्चन आपसे आ जाए कि पेंटेन का सूत्र है, पेंटेन का सूत्र है। अब ये ऑप्शन आपको इस प्रकार से लिखा मिल जाए, C4H10, B C5H12, C C5H8, D C5H10। अब देखो हमें किसकी पहचान करनी है, यहाँ पे पेंटेन का सूत्र बताना है। सबसे पहली बात, पेंटेन का मतलब कार्बन कितने होते हैं, 5। पेंट शब्द का मतलब कार्बन कितने होते हैं, 5 होते हैं। बाकी सब में 5 है, इसमें 4, तो ये आंसर तो होगा नहीं, पहला कैंसिल हो गया। कि पेंटेन में पेंट शब्द, पेंट का मतलब कार्बन कितने हुए, 5। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या जुड़ा हुआ शब्द है, एन। एन का मतलब क्या होता है, एल्केन, एल्केन। और एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और कितने कार्बन दिए, 5, तो 5 का डबल 10, 10 2 12, 10 2 12 हो गए। तो इसमें देख लो आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अब अगर आपसे बोले ये क्या हुआ, 5 का डबल 10, तो पेंट से क्या बन गया, ये पेंटीन। ये C5H8, 5 का डबल 10, 10 में 2 कम है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, पेंटाइन। क्या नाम हो गया, पेंटाइन। तो इस प्रकार से आपसे इससे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 1-2 सवाल हम और समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको नाम दे दे, जैसे ये दे दिया क्वेश्चन नंबर 4, C4H8 का नाम है, C4H8 का नाम है। अब ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, नंबर 1 ब्यूटेन, नंबर 2 ब्यूटाइन, नंबर 3 ब्यूटीन, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखो सीधी बात है, कार्बन कितने, 4 का सीधा डबल 8 है, 4 का डबल 8, तो कौन सा फॉर्मूला था याद आया हो तो CnH2, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, CnH2 हो गया। अब जो CnH2 होने का मतलब है कौन सा कंपाउंड हो गया, एल्कीन। लास्ट में क्या आएगा, इन। एल का मतलब कार्बन संख्या कितनी होती है, 4।
कार्बन कितने होते हैं? 4। अब जो 4 कार्बन होंगे, क्लियर है, और इन है। अब 4 कार्बन को आप क्या बोलते हो? ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और ब्यूट में इन जोड़ दोगे तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अब सबके फॉर्मूले, ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10, ब्यूटाइन का C4H6, ब्यूटीन का C4H8। तो इस प्रकार से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बता दूं कि एलिफेटिक कंपाउंड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो यहाँ से 2 बातें और नोट कर लो कि एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको माना जाता है? मेथेन को, CH4। एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको मानते हैं? मेथेन को मानते हैं। एरोमेटिक शब्द एरोमा से बना है, एरोमेटिक शब्द एरोमा से बना है, जिसका अर्थ सुगंध होता है। तीसरा, हाँ, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता बेंजीन है। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसको मानते हैं? बेंजीन। फॉर्मूला C6H6। यहाँ एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, पुटअप कर लेता हूँ। आप सभी जानते हो H2SO4 नाम क्या होता है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको मैं अपनी रसायन की भाषा में रसायनों का राजा कहते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? रसायनों का राजा। तो राजा होती है तो उसकी रानी भी होगी। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि रसायनों की रानी किसको कहते हैं? कमेंट्स में बता दीजिए। रसायनों की रानी किसे कहते हैं? कमेंट्स में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एल्केन एल्काइन की संरचना और उसके बाद इन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की हम बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।